साथियों नमस्कार। आज हम लोग पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी देख रहे हैं। आज हम लोग पिछले क्लास में इसके स्थापना, इसके लाइब्रेरियन कौन कौन रहे, कब कब नाम बदले गए, कौन कौन इसमें शामिल हुए, ईस्वी के अनुसार हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि इसके इतिहास क्या रहे, पूरे इतिहास का हमने अध्ययन किया। तो वो वीडियो आपको लिए काफी लाभकारी होगा। पुराना वीडियो, इससे पहले का वीडियो आप लोग देख लेंगे क्लासेस का। चलिए हम लोग अगले क्लास में देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि नेशनल लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर यानी कि संगठन। जब भी बात होती है किसी संस्थान की, तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसका फॉर्मुलेशन होता है। स्ट्रक्चर के फॉर्मुलेशन के अनुसार ही काम करने पड़ते हैं। तो हम लोग आज इसके बारे में भी देखेंगे कि नेशनल लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर क्या है। आप जो कुछ भी पढ़ते समझते हैं, जिस संस्थान में भी पढ़ते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, गवर्नमेंट अन गवर्नमेंट, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो पुस्तकालय भी एक संस्थान है, एक जगह है, तो उसका भी कुछ एक स्ट्रक्चर होगा। तो उस स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं। तो हम लोग नेशनल लाइब्रेरी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नेशनल लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर, हम लोग अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है उसमें, हर कमिटी में या हर संगठन में सबसे पहले उसका आता है अध्यक्ष। अध्यक्ष अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो अध्यक्ष इसके होते हैं शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री, लेकिन शिक्षा मंत्री कौन? बात राष्ट्रीय पुस्तकालय की हो रही है, तो केंद्र के शिक्षा मंत्री। केंद्र के जगह पर हम बोलते हैं संघ। संघ, केंद्र या भारत सरकार। हमें लगता है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इसके संदर्भ में। इसके जो शिक्षा मंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। दूसरा बात होगा कि फिर और कौन होगा? एक और पद होता है इसमें, सचिव। सॉरी, अध्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। इस लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी के जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष होंगे, जो अध्यक्षता करेंगे, वो होते हैं शिक्षा मंत्री। दूसरे होते हैं, दूसरा पद इसमें होता है सचिव का, जिसको हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं। सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी कौन? सेक्रेटरी, प्रयास कीजिए अगर कोई भी संगठन की बात होती है या संस्थान की, उसका सेक्रेटरी जो होता है, उसके जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं वही होते हैं। और इसके होंगे लाइब्रेरियन। जिम्मेवार कौन है? लाइब्रेरियन। पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन। ठीक है, अगला पद क्या होगा? और सचिव होंगे एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलते हैं, जिसको कार्यपालक सदस्य बोलते हैं। उसमें होंगे इनके डिप्टी लाइब्रेरियन, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, इसके बाद और कौन होंगे? और होंगे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष।
पुस्तकालयाध्यक्ष। और कौन होंगे? और होंगे कैटलॉगर, जो कैटलॉग जमा करते हैं, या उनके सहायक बोल सकते हैं, अन्य सहायक। इसके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं, जिसको कार्यपालक सदस्य भी बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है नेशनल लाइब्रेरी का। अध्यक्ष, सचिव, कार्यपालक सदस्य। ऐसे इसको कार्यपालक सदस्य में सभी आते हैं, लेकिन ये कार्यपालक में ये अध्यक्ष हैं, ये सचिव हैं, और बाकी ये इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है? हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य क्या होगा? पहला उद्देश्य है राष्ट्र की समस्त साहित्यिक सामग्री का अर्जन एवं संरक्षण। राष्ट्र की समस्त साहित्यिक सामग्री का अर्जन एवं संरक्षण। अर्जन भी करना है, कलेक्ट करने हैं, और संरक्षण भी करने हैं। नए को लाने हैं और दूसरे को, पुराने को संरक्षित करके ठीक से रखने हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय महत्ता की हस्तलिखित सामग्री। राष्ट्रीय महत्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? महत्व, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है। हस्तलिखित सामग्री का अर्जन एवं संरक्षण। अर्जन एवं संरक्षण। फिर क्या होगा? राष्ट्रीय हित की महत्ता की हस्तलिखित सामग्री भी हो गया, समस्त साहित्यिक सामग्री भी हो गया। इसके लिए होगा राष्ट्र के हित की, राष्ट्र के हित की विदेशी मुद्रित सामग्री का मुद्रित सामग्री का योजनाबद्ध अर्जन। अर्जन क्या है? बहुत सारी हमारे ऐसे सामग्री है जो हमारे लेखक केवल भारत में ही नहीं लिखते, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लिखते हैं, जो दूसरे देशों में है। तो उन सामग्री का भी हमें क्या करना है कि उन सामग्री को हमें, जो मुद्रित सामग्री, जो प्रिंटेड मटेरियल जो विदेश में है, उनको भी अपने लाइब्रेरी तक लाना है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक विनिमय। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक
विनिमय, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटरनेशनल बुक एक्सचेंज। बुक्स एक्सचेंज, बुक एक्सचेंज, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक विनिमय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक के केंद्र के रूप में पुस्तक के केंद्र के रूप में कार्य करना। दो तरीके से, इंटरनेशनल बुक एक्सचेंज मतलब किताबें यहां से जा रही हैं वहां से आ रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य जो किताबें हैं उसका सेंटर के अगर आप चाहें तो वैश्विक स्तर से किताबें हमारे यहां भी अवेलेबल हैं, उसको संग्रहित करेंगे। इसके अलावा क्या है, वर्तमान तथा पूर्व प्रकाशय सामग्री की वर्तमान या पहले के वैसे सामग्री जो प्रकाशन उसका हुआ, प्रलेखन तथा ग्रंथ परक सेवाएं प्रदान करना। प्रलेखन मतलब उसको फिर से लिखना, जो कि ठीक से उनको संग्रहित नहीं किया जा सका उसको आपको फिर से लिखवाना, तथा ग्रंथ परक, ग्रंथ के रूप में सेवाएं प्रदान करना, जो अनप्रिंटेड रह गई है उनको भी। इसके बाद उद्देश्य क्या है इसके, ज्ञान निर्देशन के रूप में कार्य करना। ज्ञान निर्देशन आपको जो है एक ऐसा इंस्ट्रक्शन, नॉलेज का इंस्ट्रक्शन के रूप में आप काम करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग सूचनाएं पहुंच सकें। हम लोग इसके अलावा कुछ देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय की क्या भूमिका रही है, इसकी और क्या कार्य रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका एवं कार्य, रोल एंड फंक्शन। भूमिका और कार्य देखते हैं। अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो आपको लाइब्रेरी साइंस को समझने में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को समझने में, या आज भी लोग बोलते हैं कि इसका महत्व तो बहुत ज्यादा नहीं है, पुस्तकालय अध्यक्ष का क्या काम है, पुस्तकालय क्यों चाहिए। मैं पिछले क्लास में बताया था कि जब क्लासेस आप देखेंगे कि सभी संस्थान में क्लासेस नियमित चलती हैं लेकिन लाइब्रेरी की स्थिति बहुत खराब है, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं जो अपने आप में बहुत पुराने हैं, उन इंस्टीट्यूशनों में भी पुस्तकालयों की स्थिति बहुत खराब है। तो इसका अर्थ ये है कि हम पुस्तकालय को महत्व कम दे रहे हैं, या हम इसके रोल और फंक्शन को नहीं जान रहे हैं। यदि हम इसके रोल और फंक्शन को जान पाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी संस्थान पुस्तकालय को
अपने संस्थान में शामिल करने से नहीं बचेगा, बल्कि उसे शामिल करेगा और उसका विकास करेगा, सामग्रियों का संवर्धन संरक्षण करने की चेष्टा करेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसकी क्या भूमिका रही है। इसका भूमिका है, देश विदेश के पुस्तकालयों से संपर्क स्थापित करता है। देश विदेश के पुस्तकालयों से संपर्क स्थापित करता है। ये इसके भूमिका है, ये इसके कार्य हैं। दुर्लभ पाठ्य सामग्री का अर्जन एवं संरक्षण। अर्जन एवं संरक्षण करना। और इसकी क्या भूमिका और कार्य है? इसके अलावा आईएनबी, आईएनबी का निर्माण करना। आईएनबी क्या है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का निर्माण करना। आईएनबी का निर्माण करना। इसके अलावा सीआरएल, ये शब्द मैं आपको बताते चलता हूं। इसका सीआरएल सेंट्रल रेफरेंसेस लाइब्रेरी के रूप में कार्य करना। ये दोनों पॉइंट आपको थोड़े अटपटे लगेंगे या समझ में नहीं आ रहे होंगे, चलिए बता दें। सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा हो कि जिसमें जो किताबें लाइब्रेरी में हो, उन किताबों के आधार पर नई किताबें लिखी जाएं। इसलिए इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि संदर्भ ग्रंथ का निर्माण करना, ये काम है इनका। तो ये क्या करते हैं इसमें? इसमें जो पुरानी किताबें हैं उसमें लेखक को आमंत्रित करते हैं कि कॉपीराइट के तहत, मैंने आपको दो शब्द बताए थे, एक था आईपीआर, मैं फिर से उसको थोड़ा सा बता दूं फिर इसे मिटा दूंगा। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता, जो हर व्यक्ति का सोच चिंतन उसकी राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता है। सॉरी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें व्यक्तिगत बौद्धिक क्षमता उसकी है। इस व्यक्तिगत बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके उसने कुछ ग्रंथ, कुछ किताबें उसे लिखने की चेष्टा की। उसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता, इसलिए प्रतिबंधित किया जाता है कि कॉपी नहीं करेगा। बाद में हुआ कि किताबें लाइब्रेरी में कम आने लगी, क्योंकि नई किताबें, नई सोच चिंतन निकल नहीं रहे हैं। तो हुआ कैसा किया जाए कि बहुत सारी किताबों को मिला करके लेखक पाठक चाहे तो एक किताब लिख सकता है, बशर्ते उसे रिसर्च गैप, उसके जिसको जो है और लिटरेचर गैप देखने होंगे कि इस लिटरेचर में कौन सी कमियां रह गई जिसको शामिल किया जाना चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने एक आईपीआर के अलावा उन्होंने लाया कॉपीराइट। सी के राउंड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कॉपीराइट।
आप जो है एक अधिकार मिलता है उसको कॉपी करने का, लेकिन कॉपी करके वो बहु लिखने का नहीं, नहीं तो वो प्लेजियरिज्म में आ जाएगा। प्लेजियरिज्म जिसको साहित्यिक चोरी बोला जाता है। तो आपको साहित्यिक चोरी नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आपको उनके आधार पर उन तथ्यों का अध्ययन करना है, और उसको अध्ययन कर करके जो गैप लग रहा है कि इसमें कुछ त्रुटि रह गई है, इसमें कुछ उस लेखक ने इस चीज को छोड़ दिया है, तो उसे आप जो है अपने हिसाब से कुछ किताबों को लेकर के नई किताब का निर्माण कर सकते हैं। इसके आधार पर सीआरएल दिया गया, सेंट्रल रेफरेंसेस लाइब्रेरी। मतलब ऐसे होंगे जो कुछ किताब, जो लाइब्रेरी होंगे सेंट्रल रेफरेंसेस के होंगे, वो केंद्रीय स्तर पे जो भी किताबें हैं उसके आधार पर अध्ययन कर करके वो काम कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एक लेखक हैं अर्नोल्ड स्टैल। अर्नोल्ड स्टैल, अस्डैल, इन्होंने क्या कहा है राष्ट्रीय पुस्तकालय के संदर्भ में। स्टैल, इन्होंने कहा है राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख कर्तव्य सॉरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख कर्तव्य संपूर्ण राष्ट्र के प्रगतिशील विद्यार्थियों के, संपूर्ण राष्ट्र के प्रगतिशील विद्यार्थियों के इतिहास और साहित्य की सामग्री सुलभ कराना। इतिहास एवं साहित्य की सामग्री सामग्री सुलभ कराना, मतलब आसानी से उन्हें मिल जाए। इसके अलावा अध्यापकों, लेखकों एवं शिक्षितों को शिक्षित करना। ये कहते हैं आर्नेल्ड, आर्नेल्ड स्टेल क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख कर्तव्य संपूर्ण राष्ट्र के प्रगतिशील विद्यार्थियों को इतिहास एवं साहित्य की सामग्री सुलभ कराना, आसानी से उपलब्ध हो जाए, और अध्यापकों, लेखकों, शिक्षितों को शिक्षित करना, यानी कि वो जब जाएंगे तो पुराने रिफरेंसेस, अन्य रिफरेंसेस के ज्ञान का समुद्र जो है लाइब्रेरी पुस्तकालय अपने आप में, तो वहां पे ये अधिक शिक्षित हो पाएंगे। इसके अलावा भी हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों एवं भूमिका को देखेंगे। पहला है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन।
कार्य व भूमिका। में पहला क्या देख रहे हैं हम लोग? राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, जिसको रेफरेंसेस बोलते हैं। जो किताबें राष्ट्रीय ग्रंथ सूची से संबंधित है उनका प्रकाशन करना। ये दायित्व किनका होता है? ये दायित्व होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय का। इसके तहत देश में प्रकाशित होने वाले समस्त पुस्तकों की सूची का निर्माण करना ये प्रकाशन का दायित्व होता है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, इसके तहत 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट लाया गया। इस कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की कुछ प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत क्या क्या किया गया है कि जो भी पब्लिशर हैं यानी कि प्रकाशक हैं, वे एक कॉपी या पुस्तक नेशनल लाइब्रेरी में जरूर भेजेंगे। दूसरा, सांस्कृतिक अध्ययन सामग्री की सुरक्षा। सांस्कृतिक अध्ययन सामग्री की सुरक्षा करना। इसमें क्या करेंगे? इसी संदर्भ में रंगनाथन ने कहा है, देश की सांस्कृतिक अध्ययन सामग्री की सुरक्षा राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य कार्य है। उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया है। साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को ज्ञानार्जन की समान सुविधा प्रदान करना, जनता की शिक्षा में सहायता के विविध क्रियाकलापों द्वारा ऐसी भावना भरना कि लोग देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकें। तो इस ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारी जो सांस्कृतिक अध्ययन सामग्री है वो सुरक्षित रह पाएगी। तीसरा है संघीय सूची का संपादन। संघीय सूची का संपादन, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय पर इस पुस्तकालय से संबद्ध पुस्तकालयों की एक संघीय सूची का संपादन करने का दायित्व होता है। जो नेशनल लाइब्रेरी है वो उसके अलावा भारत में जितने लाइब्रेरी हैं उन सभी लाइब्रेरियों की एक सूची बनाना और उन अन्य लाइब्रेरी से सहयोग लेना और सहयोग देना, ये काम होता है संघीय सूची के संपादन करने से, संघीय सूची के निर्माण करने से। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है चौथा, पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा की पूर्ण व्यवस्था करना। पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा की पूर्ण व्यवस्था करना।
पूर्ण व्यवस्था करना। इनका काम है कि जो संदर्भ सेवा जो है उसकी पूरी व्यवस्था आपको करनी है ताकि पाठक, लेखक और अध्यापकों सभी के लिए लाभप्रद हो। इसके अलावा है अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ सूची के साथ समन्वय स्थापित करना। अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ सूची के साथ समन्वय। हमारा राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, भारत की है, ऐसे विश्व में बहुत से नेशनल लाइब्रेरी हैं, तो वो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रेफरेंसेस अन्य अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लाइब्रेरी में उपस्थित हैं उनके साथ हमें समन्वय करना है, अपने रेफरेंस उनको देने हैं, उनको रेफरेंस लेने हैं। छठा, सूचना के प्रसार में, सूचना का प्रसार, इसमें क्या करना है कि अपने पुस्तक संग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय पुस्तकालय विशाल सूचना का भंडार बने, इसके लिए आपको प्रचार प्रसार करने हैं, उपयोगकर्ताओं तक सूचना पहुंचाने हैं, और जो नए किताबें या नए रेफरेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं या एनसाइक्लोपीडिया अवेलेबल है, इन प्रकार की सूचनाओं तो पाठक तक पहुंचाएंगे तो पाठक आपके लाइब्रेरी तक आएंगे और उन तथ्यों को जानना सीखना चाहेंगे। इसके अलावा देश में उपलब्ध दुर्लभ प्रलेखों का अर्जन, देश में उपलब्ध दुर्लभ प्रलेखों का अर्जन, यानी कि संग्रह। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी के रूप में विदेशी पुस्तकालय से संपर्क करना, के रूप में विदेशी पुस्तकालयों से संपर्क। आपको कंटेक्ट लाइब्रेरी के रूप में काम करना है, जो विदेश में जितने लाइब्रेरी हैं उन लाइब्रेरियों से जो पुस्तकालय पुस्तकें हैं उनको, या विदेशी पुस्तकालय हैं उनसे संपर्क स्थापित करके अपने लाइब्रेरी तक लाना। नवा है देश के पुस्तकालय का नेतृत्व करना, क्योंकि आप नेशनल लाइब्रेरी हैं। नेतृत्व करना आपको, आप नेशनल लाइब्रेरी हैं तो देश में जो राज्य स्तरीय जो लाइब्रेरी हैं उनको आप लीडरशिप दें। 10वां, हमें लगता है आपको नीचे से शायद कैमरा में ना आ पाए, इसीलिए ऊपर ही लिखेंगे। दसवां, वर्गीकरण एवं सूचीकरण पद्धति में मानकीकरण स्थापित करना। वर्गीकरण एवं सूचीकरण पद्धति में मानकीकरण, मानक हो, एक स्टैंडर्ड हो,
स्थापित करना। 11, पुस्तकालय कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो जो पुस्तकालय में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो अगर अनट्रेंड हैं तो आप ऐसा प्रयास करें कि वो कर्मचारी प्रशिक्षित हों और ठीक से काम कर सकें, क्योंकि जो पाठक आते हैं उनको सुविधाएं अधिक से अधिक मिलनी चाहिए। चलिए ये क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रकरण के साथ। राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने आप में एक बृहद चैप्टर है, तो हम लोग मिलेंगे अगले में राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रबंधन से संबंधित तथ्यों को लेकर के। तो चलिए ठीक है।